आर्यन ने शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ियों के बीच उस पुराने बंगले को इसलिए चुना था ताकि वह अपनी अगली किताब शांति से लिख सके। लेकिन शांति और सन्नाटे के बीच एक बारीक लकीर होती है जिसे आर्यन पहचान नहीं पाया। बंगला पुराना था, जिसकी दीवारों पर सीलन के निशान किसी पुराने घाव की तरह उभरे हुए थे। सामान शिफ्ट करने के बाद जब पहला सूरज डूबा, तब आर्यन को एहसास हुआ कि यहाँ की रोशनी कुछ अलग है। दिए की लौ भी सीधी नहीं जलती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सहला रहा हो। रात के 2 बजे थे। आर्यन अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा था, तभी उसे लगा कि उसके कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा खोला। गलियारा पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक पीली रोशनी वाली बल्ब टिमटिमा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखे। वे निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे उसके बिस्तर के नीचे जा रहे थे। आर्यन ने खुद को समझाया, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम एक हॉरर राइटर हो, तुम्हारा दिमाग बस कहानियां बुन रहा है। लेकिन अगले कुछ दिनों में चीजें और भी अजीब होने लगी। जब वह शीशे के सामने खड़ा होता, तो उसे लगता कि उसकी परछाई उसके हिलने के 1 सेकंड बाद हिल रही है। रात को सोते समय उसे अपने ही कान के पास किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई बिल्कुल उसके बगल में लेटा हो और उसे देख रहा हो। एक दिन उसे स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी इस घर के पिछले मालिक की थी। डायरी का आखिरी पन्ना आधा फटा हुआ था, जिस पर लिखा था, वह मुझे मारना नहीं चाहता, वह बस मुझे मैं बनाना चाहता है। जब सन्नाटा गहरा होता है तो वह मेरी जगह ले लेता है। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गौर किया कि डायरी की हैंडराइटिंग बिल्कुल उसकी अपनी हैंडराइटिंग जैसी थी। मनोविज्ञान में एक स्थिति होती है जिसे डिसोशिएटिव आइडेंटिटी या साधारण भाषा में दोहरी शख्सियत कहते हैं। आर्यन को लगने लगा कि शायद वह खुद ही रात में उठकर वे पैरों के निशान बनाता है। शायद वह खुद ही वह डायरी लिख रहा है। लेकिन फिर एक रात वह हुआ जिसने सारा तर्क खत्म कर दिया। आर्यन ने अपने कमरे के चारों कोनों में कैमरे लगा दिए। अगली सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में आर्यन गहरी नींद में सो रहा था। तभी बिस्तर के नीचे से एक हाथ निकला। वह हाथ बिल्कुल आर्यन के हाथ जैसा था, लेकिन उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी। वह चीज धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से बाहर निकली। वह बिल्कुल आर्यन की तरह दिखती थी। वही चेहरा, वही बाल, वही कपड़े। वह हमशक्ल आर्यन के पास बैठा और घंटों तक उसे सोता हुआ देखता रहा। फिर वह कैमरे की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ एक गहरा काला सन्नाटा था। उसने कैमरे की ओर देखते हुए फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी खत्म, मेरी शुरू। आर्यन अब भागना चाहता था। उसने अपनी कार की चाबियां उठाईं, लेकिन जब वह मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो वहां कोई दरवाजा ही नहीं था। वहां सिर्फ एक दीवार थी। उसने खिड़कियां खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था, जैसे यह घर अब इस दुनिया का हिस्सा ही न रहा हो। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। उसका अक्स डॉपलगैंगर उसके सामने खड़ा था। तुम कौन हो? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। अक्स ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुमने इस सन्नाटे में ढूंढा था। मैं तुम्हारी वह तन्हाई हूँ
जिसे तुमने शब्दों में लिखना चाहा था। अब मैं शब्द हूं और तुम सिर्फ एक खाली पन्ना। आर्यन ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा है। वह पारदर्शी होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर वह चीज और भी ज्यादा असली और ठोस होती जा रही थी। आर्यन चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि उसका हमशक्ल अब लैपटॉप के सामने बैठा है और बड़ी शांति से टाइप कर रहा है। उसने स्क्रीन पर देखा। वहां लिखा था, परछाई का सन्नाटा, लेखक आर्यन। अब असली आर्यन सिर्फ दीवार पर टंगी एक तस्वीर बनकर रह गया था और वह साया आर्यन बनकर दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार था। आर्यन की पुरानी जिंदगी के लोग, उसके दोस्त, उसके पब्लिशर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो शख्स उनके सामने खड़ा है वह आर्यन नहीं है। साये ने आर्यन की यादें, उसका लहजा और उसकी मुस्कान तक चुरा ली थी। लेकिन एक इंसान था जिसे शक हुआ। डॉक्टर ईशा, जो आर्यन की पुरानी दोस्त और एक मशहूर मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट थी। जब नया आर्यन शहर लौटा तो ईशा उससे मिलने उसके फ्लैट पर गई। आर्यन, तुम पहाड़ों से वापस आ गए और बताया भी नहीं? ईशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यन, साया ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ ईशा, वहाँ सन्नाटा बहुत ज्यादा था। मैं बस खुद को ढूंढने गया था। ईशा की नजरें आर्यन के हाथों पर टिकी थीं। वह कॉफी का कप पकड़ते समय अपनी छोटी उंगली को एक अजीब कोण, एंगल पर मोड़ रहा था। एक ऐसी आदत जो असली आर्यन में कभी नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब आर्यन बात कर रहा था तो उसकी आंखों की पलकें एक बार भी नहीं झपकी। ईशा को लगा कि शायद आर्यन किसी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुजर रहा है। उसने चुपके से आर्यन के घर में एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर छोड़ दिया। अगले दिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। रिकॉर्डिंग में कोई बातचीत नहीं थी, बस एक अजीब सी खुरचने की आवाज थी, जैसे कोई नाखून से दीवार को कुरेद रहा हो। और फिर एक आवाज आई जो आर्यन की ही थी, लेकिन वह बहुत भारी और गूंजती हुई थी। ईशा को पता चल रहा है। क्या मैं उसे भी सन्नाटे में ले जाऊं? ईशा ने तुरंत उस पुराने बंगले पर जाने का फैसला किया जहां आर्यन रुका था। उसे लगा कि असली राज वहीं दफन है। जब ईशा उस पहाड़ी बंगले पर पहुंची तो वहां का माहौल और भी भयानक था। घर के अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर गया है। उसने टॉर्च जलाई और उसी कमरे में पहुंची जहां आर्यन लिखता था। दीवार पर एक बड़ी तस्वीर टंगी थी, आर्यन की। ईशा ने गौर से देखा। तस्वीर में आर्यन की आंखें रो रही थी। वह कोई पेंटिंग नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिंदा इंसान उस फ्रेम के पीछे कैद हो। तभी ईशा की नजर फर्श पर पड़ी। वहां हजारों की तादाद में चींटियां एक घेरा बनाकर मरी पड़ी थी। बीच में वही डायरी खुली थी। ईशा ने पन्ना पलटा। अब उस पर नया संदेश लिखा था, मदद करो। मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं दिखाई नहीं देता। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ईशा ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ नया आर्यन खड़ा था। वह शहर से यहाँ तक उसका पीछा करते हुए आया था। ईशा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, साये ने कहा। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह किसी फटे हुए पुराने टेप रिकॉर्डर जैसी लग रही थी। ईशा ने हिम्मत जुटाई। तुम आर्यन नहीं हो। तुम क्या हो? कोई बीमारी? कोई भ्रम? साया हंसा।
उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। मैं वह हूँ जिसे इंसान तब बनाता है जब वह खुद से नफरत करने लगता है। मैं उसकी अधूरी इच्छाओं का ढेर हूँ। आर्यन थक गया था आर्यन बने रहने से। मैंने बस उसे आराम दिया है। साये ने अपना हाथ बढ़ाया। ईशा ने देखा कि साये की परछाई फर्श पर नहीं थी। वह खुद एक परछाई था जिसका कोई शरीर नहीं था। उसने बस आर्यन का मांस और खाल ओढ़ रखी थी। ईशा ने अपने बैग से एक छोटा सा आईना निकाला। मनोविज्ञान में एक तकनीक होती है, मिरर एक्सपोजर थेरेपी, लेकिन यहाँ वह इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली थी। उसने आईने को साये के चेहरे के सामने कर दिया। जैसे ही साये ने आईने में अपना अक्स देखा, वह चिल्लाने लगा। आईने के अंदर उसे अपना असली रूप दिख रहा था, एक काला धुआं जैसा साया जिसकी कोई पहचान नहीं थी। तुम कुछ नहीं हो, ईशा चिल्लाई। तुम सिर्फ एक विचार हो। तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है। कमरा थरथराने लगा। दीवार पर टंगी आर्यन की तस्वीर फटने लगी। असली आर्यन का धुंधला सा शरीर कमरे के बीचों बीच प्रकट होने लगा। वह साया धीरे धीरे बिखरने लगा, जैसे धूप में कोहरा छंट जाता है। आर्यन फर्श पर बेसुध पड़ा था। ईशा उसे लेकर शहर वापस आ गई। हफ्तों के इलाज के बाद आर्यन ठीक होने लगा। उसने लिखना छोड़ दिया और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहने लगा। एक रात ईशा अपने घर में अकेली थी। वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। तभी उसे याद आया कि उस रात बंगले में साये ने क्या कहा था, मैं एक विचार हूँ। उसने आईने में देखा। उसकी अपनी परछाई ने उसे देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी। ईशा की चीख निकलने ही वाली थी कि उसकी परछाई ने अपने होठों पर उंगली रख दी। शशश, सन्नाटा ही अच्छा है। अगली सुबह दुनिया के लिए ईशा वही थी, लेकिन वह अपनी चाय में चीनी डालना भूल गई थी। एक ऐसी आदत जो ईशा में कभी नहीं थी।